हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। हम लोग आज डीपीपी कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां हम लोग प्रीलिम्स के स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और ईपीएफओ दोनों में जो जीएस का पोर्शन है, सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, वो आपको करवाया जाता है। डेली हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि क्यों वो ऑप्शन सही है और बाकी क्यों गलत है। लॉजिक का अप्लाई करते हैं, ट्रिक्स का अप्लाई करते हैं, नॉलेज का अप्लाई करते हैं। अभी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं दोस्तों, तो प्लीज़ जो है आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीपीपी। आज का डीपीपी है हिस्ट्री का नाम, हिस्ट्री का ये तीसरा टेस्ट है, ठीक है। मेरा नाम राहुल बरनवाल है, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में है, दोनों में है। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। क्वेश्चन बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म्स सरंजम एंड मोकासा डिनोट। बोल रहा है मराठा प्रशासन के संबंध में जो सरंजम है और मोकासा क्या था। तो आपको पता है दोस्तों कि मराठा के जब शासनकाल था तो उसमें चौथ हुआ करता था, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, सरदेशमुखी। तो चौथ क्या होता था? चौथ मतलब एक जितना भी रेवेन्यू रहता था उसका 1/4 चौथ के रूप में मराठा प्रशासन में कलेक्ट किया जाता था। कहाँ से कलेक्ट किया जाता था? तो वो एरिया, मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, इस एरिया में मराठा का शासन है और ये एरिया में दूसरे का शासन है। तो मराठा बोलता था भाई हम तुम्हारे एरिया में अटैक नहीं करेंगे जब तक तुम हमको चौथ दोगे। चौथ क्या होता था? तो इस एरिया से जितना रेवेन्यू मिलता था, अगर उसका 1/4 था, 1/4, अगर ये एरिया मराठा को दे देगा तो मराठा बोलेगा हम उस पर अटैक नहीं करेंगे, उसको बोलते थे चौथ, ठीक है। दूसरे एरिया से कलेक्ट किया जाता था। सरदेशमुखी मतलब ये मराठा का एरिया है, तो मराठा के एरिया से जो टैक्स कलेक्ट होता था उसका 10% जो है वो कहाँ जाता था? सरदेशमुखी में जाता था। उसको 10% होता था सरदेशमुखी, मराठा के खुद के एरिया से, और चौथ होता था दूसरे के एरिया से कि हम अटैक नहीं करेंगे मराठा। तो इन्हीं एरिया को रेगुलेट करने के लिए सैनिक अपॉइंट किए जाते थे, सैनिक होते थे। तो सैनिक जो लो सैनिक होते थे, लोअर रैंक पे, उनको दिया जाता था कैश में, तनख्वाह दिया जाता था। लेकिन जो बड़े कमांडर होते थे दोस्तों, उनको दिया जाता था सरंजम और मोकासा। तो सरंजम और मोकासा क्या था? ज़मीन का टुकड़ा था जो बड़े सैनिक को, बड़े कमांडर को दिया जाता था ताकि वो चौथ और सरदेशमुखी को कंट्रोल कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए, ठीक। तो ये क्या था? ज़मीन का टुकड़ा था। तो हमारा ये होगा, ठीक है, 1 का बी, लैंड ग्रांट्स। अगला है विथ रेफरेंस टू ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। ग्रामीण उद्यमी जो परियोजना है उसके बारे में है कि इट एम्स टू ट्रेन ट्राइबल स्टूडेंट्स इन मल्टीपल स्किल। बोल रहा है जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको, उनके जो स्टूडेंट हैं, उनको ये ट्रेनिंग देता है, ठीक। तो देखिए, ग्रामीण मतलब गांव, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब उसको जो है उद्यमी, है ना, और प्रोजेक्ट माने परियोजना। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो गांव पे होगा और उसको एंटरप्रेन्योरशिप देंगे, मतलब टैलेंट देंगे, स्किल डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सही लग रहा है कि ट्राइबल बच्चों के लिए हो सकता है ये, ठीक है। तो ये है दूसरा। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल रहा है भारत में जितने भी उत्तर पूर्वी के राज्य हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको लागू किया जा रहा है। एक तो बोल रहा है ट्राइबल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल है, लेकिन जो मेन ट्राइबल है दोस्तों वो तो आपका ईस्ट इंडिया में है और सेंट्रल इंडिया में, जैसे एमपी में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, ये सब है। तो अगर मान लीजिए अगर ट्राइबल के लिए कुछ ला रहे हैं तो क्या ये इन एरिया में नहीं लाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में ठीक है लाएंगे और नहीं भी ला सकते हैं, लेकिन इन एरिया में तो लाना ही चाहिए। तो बोल रहा है लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये हमारा गलत होना चाहिए। तो हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, 2 का होगा ए, ठीक है, समझ में आए? तो इसको बोलते हैं लॉजिक और नॉलेज का अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन है वाइट रूट फंगस, जिसको ट्रामेटिस मैक्सिमा बोलते हैं, IPLC 32 वो न्यूज में था, वो क्या था, ठीक। तो देखिए जब इस तरह का स्टेटमेंट हो, जब बोला कि ये फलाना चीज़ न्यूज में था तो वो क्या था, तो अगर आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ था तो आप उसको वही मारिए। अगर आपको गेस करना है, इंटेलिजेंट गेस, तो आप उसको ऑप्शन ए में जाइएगा, ठीक है। और उसमें भी अगर कुछ चीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो समझिएगा कि वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। फालतू चीज़ बोल रहा है कि ये लिपस्टिक है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, तो वो जनरली गलत होगा। अब बायो रिमेडिएशन क्या होता है दोस्तों, कि सूक्ष्म जीव का यूज करके हम किसी एरिया को पोल्यूशन से मुक्त कर देते हैं, उसको बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। बायो मतलब सूक्ष्म जीव और रिमेडिएशन मतलब उपचार, मतलब
सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके किसी एरिया को पोल्यूशन से फ्री कर देना, प्रदूषण से मुक्त कर देना, उसी को बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। तो जो मेरा ट्रामेटिस मैक्सिमा है जो दोस्तों, ये एक तरह का फंगस है जिसका यूज होता है बायो रिमेडिएशन में, समझ में आया? इसलिए इसका आंसर होगा तरीका है। इसको बोलते हैं लॉजिक और इंटेलिजेंट गेस वर्क दोस्तों, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंग्लो पोर्तुगीज ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल। तो बोल रहा है अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में जो संधि हुआ था व्हाइट हॉल की संधि 1661 में, उसके बारे में बोल रहा है। किंग चार्ल्स टू एज ए पार्ट ऑफ द डाउरी रिसीव्ड बॉम्बे थ्रू दिस ट्रीटी व्हेन ही मैरिड प्रिंस कैथरीन डी ब्रागांजा ऑफ पुर्तगाल। बोल रहा है चार्ल्स टू जो है उसको दहेज के रूप में बॉम्बे मिला था जब वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी किया था इस संधि के दौरान, ठीक है। हो सकता है यार ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल हो सकता है, इतना डिटेल में कौन याद करता है, ये भी छोटा सा ट्रीटी, ये कभी आपने न्यूज़ में सुना, ये तो ट्रीटी ऑफ वांडीवास की संधि टाइप नहीं है या फिर इलाहाबाद की संधि टाइप, बहुत छोटा मोटा है, हो सकता है यार होगा ये, ठीक है। याद रखिएगा हिस्ट्री में जो बहुत छोटा छोटा चीज़ है निटिग्रिटी है, अब हिस्ट्री उतना डिटेल में नहीं कोई पढ़ सकता है ना, हम लोग ऑप्शनल भी नहीं, हम लोग को जीएस पढ़ना है और ऑप्शनल वाले भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई छोटा मोटा चीज़ है, अब बोला कि ये इसके बीच में हुआ था और इसलिए हुआ था, तो ठीक है ये माना जा सकता है। और लेकिन जो उसी ऑप्शन में कुछ अगर दे दे ऐसा घटना कि यार जिसको जानना चाहिए, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व ए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बोल रहा है इस ट्रीटी के तहत जो पुर्तगाल था और जो अंग्रेज था उनके बीच में एक संधि हो गई थी कि हम लोग फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल के लड़ेंगे, ठीक। अब देखिए ट्रीटी कब हुआ था 1661, महाराष्ट्र फिर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी दोस्तों, ये बनी थी 1664। तो क्या संधि पहले ही कर लेंगे और कंपनी बाद में बनी है, उल्टा है ना। जैसे कि हम पूरा प्लानिंग कर लिए हैं, ठीक है, कि कोई भी बच्चा होगा बाबू होगा तो उसके लिए हम ये चीज़ लाएंगे, अभी हुआ नहीं है और पहले ही पूरा प्लानिंग कर दी, तो उसी बात है। ये जब पता ही नहीं है कि फ्रांस की कोई कंपनी भी बन के आएगी फ्यूचर में, तो पहले से प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या होगा, ये हमारा गलत है, तो 4 का होगा ए, समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो लॉजिक लगाइए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नॉलेज कितना अप्लाई करेंगे, और सबके पास ज्ञान सीमित होता है कि नहीं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर स्पेस एजेंसी आर करेंटली ए पार्ट और मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस अंतरिक्ष जो स्टेशन है दोस्तों, उसमें कौन कौन सा भी मेंबर हैं। तो बोल रहा है नासा अमेरिका का, रॉसकॉस्मोस रसिया का, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप और इसरो इंडिया। तो आपको पता है कि इसरो जो है दोस्तों वो नहीं है इसका मेंबर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो क्या है, अंतरिक्ष में कुछ किलोमीटर की दूरी में ऊपर में ही घूमता है और उस पर सब लोग रिसर्च करते हैं। उसमें इंडिया नहीं, उसमें टोटल 5 देश हैं, अमेरिका है, रूस है, जापान है, रसिया और कनाडा, ठीक है। इंडिया उसका नहीं है। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, बताइए उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। और चाइना भी एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। हमें पूछा है करेक्ट, गोला कर दीजिए। तो 1 2 3 एंड 4 हमारा जो है सही है, इसका आंसर होगा 5 का बी, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़े पे विचार कीजिए। एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ है मेंबर, ठीक। तो बोल रहा है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपने सुना होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 के आसपास जो है दोस्तों बना था। इसमें 3 लोग थे, तैयब जी, पूरा नाम याद करने का ज़रूरत नहीं है, तलंग, ठीक है, और शाह, फिरोज शाह मेहता। तो ऐसे याद कर लिए, कुछ याद कर लिए ताश करके, कुछ ततस याद कर लिए, तैयतस याद कर लिए, ठीक है। तो तैयतस से याद करिएगा तैयब जी, ठीक है, तलंग और केटी तलंग और फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो ये सही एकदम 1885 में बना था। मद्रास महाजन सभा, बोल रहा है बी सुब्रमण्यम अय्यर। तो मैंने इसको याद किया था ऐसे, अय्यर, ठीक है। उसके बाद अब मैंने याद किया था जारी, ठीक है, और चार्लू, ऐसे मैंने याद किया था। तो वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद मोहन चार्लू, ये तीनों लोग मिलके मद्रास महाजन सभा जो 1884 मतलब कांग्रेस के 1 साल पहले खोले थे। तो यहाँ पे अय्यर बोल रहा है, मतलब सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। ये क्या हुआ था दोस्तों, जब राजा राममोहन राय का मृत्यु शायद 1833 के आसपास हो गया था, तो उनके जो सहयोगी थे दोस्तों, जिसमें आपका द्वारकानाथ टैगोर ये सब थे, तो उन लोगों ने मिल के उनके आइडिया को प्रमोट करने के लिए, विचार को प्रमोट करने के लिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा शुरू किया था। तो राजा मोहन राय ने नहीं किया था, इनकी मृत्यु के बाद हुई थी, ठीक। इनका मकसद यही था इस सभा का कि इंडिया के लोगों का जो है संख्या ब्रिटिश के प्रशासन में बढ़ाना और इंडियन लोगों को अधिकार देना, उनकी बात बोली गई थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, हमसे पूछा है करेक्ट, तो 1 और 2 ही होगा सिर्फ, तो 6 का आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट इनिशिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है ब्रिटेन के समय में आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगा कि पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी पे। तो उस समय जो पावर डिवॉल्व होता था, डिवॉल्व का मतलब होता है पावर जो दिया जाता था किसको, लोकल गवर्नमेंट को, कब, ब्रिटेन सरकार के समय में। तो क्या क्या जो है उसमें सही कथन है। पहला, एज पर द सिस्टम ऑफ डिवाइडेड हेड्स। डिवाइडेड हेड्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विभाजित मध्य। बोल रहा है विभाजित मध्य के अनुसार, ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसको ऑफ कर लिया जाए। बोल रहा है विभाजित मध्य के अनुसार द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द लोकल गवर्नमेंट। बोल रहा है जो प्रांत था और जो लोकल गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट, उनके बीच में जो भी पैसा होता तो दोस्तों विभाजित मध्य के अनुसार डिवाइड होता था। डिवाइडेड हेड्स के अनुसार पैसा जो है प्रांत और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड होता था उस, ठीक है। दूसरा है लॉर्ड रिपन जो था उसका डिसोल्यूशन जो प्रस्ताव था वो 1882 में ये बोला कि प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकल बॉडी। तो जो भी लोकल बॉडी होगा उसका जो चेयरपर्सन होगा, उसका जो सभापति होगा दोस्तों, उसका जो मेन आदमी होगा वो आपका क्या होगा, नॉन ऑफिशियल, ठीक है। 1882 में रिपन ने ये बात बोला था। तो देखिए हमको पता है रिपन जो था दोस्तों वो कैसा आदमी था, बढ़िया आदमी था, पॉजिटिव। मैंने बताया था कोई भी चीज़ अच्छा होता है तो उसका पॉजिटिव चीज़ सही होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आम है, आम को खाने से बोलेगा इम्यूनिटी आता है, तो आम अच्छा चीज़ है, सही। बोलेगा दारू पीने से आपका जो है सेहत बनता है, तो गलत है। दारू नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव ही होगा, दारू का पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। बोलेगा दारू पीने से किडनी खराब होता है, तो हाँ होता है, सही है। क्या उससे सेहत बनता है, नहीं, सेहत नहीं बनता है। उसी तरह रिपन बढ़िया चीज़ है तो उसका पॉजिटिव भी हम लोग मानेंगे सही, ठीक। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये भी एक ट्रिक है। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी से लेके आप एग्जाम होने तक मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, तो आपको दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप क्वेश्चन आराम से देखते ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए डिवाइडेड हेड्स, ठीक है। अब देखिए 1882 में क्या हुआ, रिपन अच्छा आदमी था। रिपन ने बोला था कि भाई लोकल बॉडी में जो चेयरपर्सन होता है वो नॉन ऑफिशियल होना चाहिए। नॉन ऑफिशियल का मतलब ये है इसका इलेक्शन होना चाहिए। देखो ब्रिटेन सरकार में दो टाइप के लोग होते थे, ठीक है। एक होता था ऑफिशियल और दूसरा होता था नॉन ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल होता था, जो आधिकारिक बोलते थे, आधिकारिक जो होता था वो ब्रिटेन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और जो नॉन ऑफिशियल होता था दोस्तों वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता था, उसका लोग जो है इलेक्शन करते थे। तो जब भी रिपन बोला कि भाई जो भी लोकल बॉडी में जो हेड होगा ना उसका इलेक्शन होना चाहिए, उसको लोग इलेक्ट करेंगे, तभी तो अच्छा आदमी माना जाएगा रिपन। नहीं तो अगर ब्रिटेन अगर उसको अपॉइंट करेगा तो वो तो ऑफिशियल हो जाएगा उस पोस्ट पे, चेयरपर्सन उसका ऑफिशियल होगा। लेकिन रिपन बोला भैया कि जो लोकल बॉडी का जो हेड होना चाहिए वो नॉन ऑफिशियल होना चाहिए, उसको ब्रिटेन जो है अपॉइंट ना करे बल्कि उसको लोग इलेक्ट करे, ठीक है। तो रिपन बढ़िया आदमी था, तो ये भी बढ़िया चीज़ बोल रहा है, इसलिए हम ये कथन को सही मानेंगे, ठीक। अच्छा, डिवाइडेड हेड्स में क्या था दोस्तों कि जो भी पैसा आता था ज़मीन से वो प्रांत और लोकल बॉडी में डिवाइड नहीं होता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर पे केंद्र और प्रांत के बीच में होता था, और प्रांत फिर उसको अपने हिसाब से पैसा लोकल बॉडी को देती थी। याद रखिएगा डिवाइडेड जो हेड्स है या विभाजित मद में जो पैसा डिवाइड होता था लैंड से, ज़मीन से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और प्रांत के बीच में होता था। इसलिए लेकिन इसमें बोला है प्रांत और लोकल गवर्नमेंट, वो हमारा गलत। तो हमसे पूछा है करेक्ट कौन है, तो सिर्फ करेक्ट कौन है, बी, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अर्ली एफर्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन ब्रिटिश इंडिया। बोल रहा है ब्रिटेन सरकार में जो वर्किंग क्लास था, जो श्रमिक वर्ग था, उनके कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ कुछ स्टेप लिए गए थे या लोग लिए थे, तो उनके बारे में बोल रहा है। सौरभजी सपूरजी बंगाली इंट्रोड्यूस्ड ए बिल इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू लिमिट द वर्किंग आवर्स फॉर लेबर। बोल रहा है सौरभजी सपूरजी एक आदमी थे, उसने वर्कर कितना घंटा काम करेंगे उसको लिमिट करने के, सीमित करने के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे जो है विधायिका में एक बिल लेके आए थे, ठीक है। चलिए दूसरा, एन.एम. लोखंडे ब्रॉट आउट ए मंथली जर्नल कॉल्ड भारत श्रमजीवी विद द प्राइमरी आइडिया ऑफ एजुकेटिंग द वर्कर। बोल रहा वर्कर को शिक्षित करने के लिए जो एन.एम. लोखंडे थे वो एक न्यूज़पेपर लाए थे जिसका नाम था भारत श्रमजीवी, ठीक है। दूसरा, शशिपादा बनर्जी पब्लिश्ड एन एंग्लो मराठी वीकली कॉल्ड दीनबंधु फ्रेंड ऑफ द पुअर, ठीक। मैंने आपको शशिपादा बनर्जी में के बारे में पिछले जब डीपीपी हम लोग हिस्ट्री का कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जो शशिपादा बनर्जी है इन्होंने लेके आया था दोस्तों भारत श्रमजीवी, ठीक है, भारत श्रमजीवी। ये बहुत पुराना आदमी है दोस्तों, ठीक, 1860-70 के आसपास, ठीक। तो ये लेके आए थे।
मैंने एक भी बताया था आपको ट्रिक कि यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। देखिए शशि पादा बनर्जी लिखा था भारत श्रमजीवी, तो दे दिया हमको एनएम लोखंडे, इसका कर दिया इधर, मतलब एनएम लोखंडे क्या किया होगा, दीनबंधु। ठीक है, तो हमारा दूसरा तीसरा गलत है, हमसे पूछा है करेक्ट, क्योंकि यूपीएससी क्या किया, दोनों को एक्सचेंज कर दिया। अगर मुझे सिर्फ इतना पता था कि शशि पादा बनर्जी भैया भारत श्रमजीवी लेके आए थे, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, गलत, क्योंकि दीनबंधु फ्रेंड ऑफ द पुअर जो है इसका ऑप्शन है। अब हमको पता है कि यूपीएससी ऑप्शन को क्या करता है, घुमा देता है। तो दूसरा को तीसरा में कर दिया, तीसरा वाला को दूसरा में कर दिया, तो मेरा दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो मेरा सिर्फ हो जाएगा जो है 8 का ए। तो आपको याद क्या रख लेना है कि सौरभ सपूर जी लेके आए थे एक बिल, वर्कर के जो काम कितना घंटा करे उसको लिमिट करने के लिए, एनएम लोखंडे दीनबंधु लेके आए थे, और भारत श्रमजीवी शशि पादा बनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ही वॉज बोर्न इन वर्धा, वो वर्धा में जन्मा था जो महाराष्ट्र में है, इन द लेट 19th सेंचुरी एंड वाज इंस्पायर्ड बाय द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1910। 1910 में जो मैक्सिको में जो क्रांति हुई थी उनके द्वारा ये प्रोत्साहित से। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द हिंदू रिफॉर्मर स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद से भी वो प्रभावित थे, एंड हिज आर्य समाज मूवमेंट, और उसके आर्य समाज मूवमेंट से भी प्रभावित थे। ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग इन द रिवोल्यूशनरी मेथड्स एंड मिलिटरिस्टिक स्ट्रैटेजी। बोला वो विदेश गए थे, क्यों, क्योंकि उनको जो क्रांतिकारी गतिविधियों में उनको ट्रेनिंग लेना था, और मिलिटरिस्टिक स्ट्रैटेजी मतलब सैन्य जो है तकनीकी को उनको सीखना था। एंड वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गदर पार्टी, और गदर पार्टी जो आपको पता है उसका एक मेंबर भी थे, संस्थापक भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज बीइंग रिफर टू, तो किसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या है, गंडा सिंह फांगुरे, हरनाम सिंह तुंडिलत, पांडुरंग सदाशिव खनखोजे और लाला हरदयाल। अगर आपको पता है लाला हरदयाल थे तो आप तुरंत इसको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। लेकिन सिर्फ आपको इतना ही पता था ना कि फाउंडिंग मेंबर थे वो गदर पार्टी का, क्या बाकी बारे में पता था क्या, कि वो आर्य समाज का मेंबर भी रह चुके हैं, उसके बाद वो स्वामी दयानंद से प्रभावित थे, या फिर मैक्सिको रिवॉल्यूशन से थे, वर्धा में जन्मे थे, नहीं पता ना दोस्तों। वैसे भी देखिए दोस्तों, लाला हरदयाल ये जनरली लग रहा है कि पंजाबी थे, है ना, यहाँ पे वर्धा, मतलब अगर देखें लाला लाजपत राय कहाँ के थे दोस्तों, पंजाब का। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ बोल रहा है ये महाराष्ट्र में, इसका मतलब ये तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लिए लॉजिक थोड़ा अगर अप्लाई करें, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए यूपीएससी ये तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्यों दिया इतना बड़ा, क्या उसको टाइप करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, और नाम भी टेढ़ा मेढ़ा है। तो याद रखिएगा यूपीएससी में अगर आपको नहीं पता है कि किसका आंसर क्या होगा, तो जो ऑप्शन बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखे दोस्तों, और नाम खासकर नाम वाला ऑप्शन में, तो आप अब उसको वही मारिएगा। ये भी एक तरह का क्या है, ट्रिक है दोस्तों, ये आपको सब नहीं पता चलेगा, आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये क्यों दिया होगा, बताइए ना, इतना लंबा नाम क्यों दिया होगा, वो मतलब आंसर होगा तभी तो, नहीं तो यहाँ पे रामलाल लिख देता ना, रामलाल कुछ लिख देता, लेकिन ये इतना बड़ा पांडुरंग सदाशिव खनखोजा, और नाम से भी लग रहा है यार पांडुराम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। समझ में आए, ये दिस इज वन ऑफ द ट्रिक, ये एक तरह का ट्रिक है। अगला, विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली इनेक्टेड क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोल रहा है जो क्रिमिनल जो अपराधी जो पहचान कानून है, ठीक है, अपराधी पहचान कानून, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, तो उसके बारे में हमको जो है विचार करना है। ठीक, बोल रहा है इट रिप्लेसेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 विच अलाउज पुलिस ऑफिसर्स टू कलेक्ट सर्टेन आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन ऑफ कन्विक्ट। बोल रहा है जो भी दोषी है तो उसका जो भी पहचान को कलेक्ट करना है, तो उसको कैसे किस तरह से कलेक्ट करना है, उसके लिए पुलिस अधिकारी को क्या देता है, पावर। मतलब पुलिस अधिकारी क्या कर सकती है कि जो भी क्रिमिनल है उसका जो भी पहचान है, फिंगरप्रिंट चाहिए, थंब चाहिए, जो भी चाहिए, खून का सैंपल सब ले सकता है। और ये 1920 के कानून को रिप्लेस करता है, मतलब उसके जगह आता है 2022 का। देखिए ठीक है, सही भी हो, लॉजिक लग रहा है यार, ये क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने का, यहाँ भी बोल रहा है क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने का पावर है पुलिस को। 1920 हो सकता है बहुत पुराना कानून होगा दोस्तों, सरकार कर भी रही है कि जो पुराने कानून है उसको चेंज करके जो कंटेम्प्रेरी जो रियलिटी है कि आज के आवश्यकता, आज के टाइम में कानून किस टाइप का चाहिए। 1920 बहुत पुराना कानून है, इसलिए सरकार इसको चेंज करने के लिए क्या की एक नया कानून लेके आ रही है, जिसका मकसद वही है कि जो दोषी है उसको पहचान करना। तो एकदम सही लॉजिक के भी आधार पे सही है। बोले अंडर द एक्ट एन अरेस्टेड पर्सन कैन रिफ्यूज टू गिव डेटा साइटिंग वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। बोल रहा है इस एक्ट के तहत जो है कोई भी जो आदमी जो अरेस्ट किया गया है वो बोल सकता है यार हम आपको डेटा नहीं देंगे क्योंकि इससे मेरा निजता का अधिकार को हनन होगा। दोस्तों एक तो पुलिस को बोल रहा है पहला कथन की पावर दिया गया आइडेंटिफाई करने का और वो सब कलेक्ट करने का, और दूसरा में बोल रहा है वो कलेक्ट करने का अधिकार उससे छीना जा रहा है। कौन आदमी उससे छीन ले रहा है, बोलेगा कि हमको अधिकार नहीं। तो दोनों कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है। और नाम से ही अगर देखिए इस एक्ट में पहचान करने का पावर दिया गया है तो ये नहीं हो सकता है
कि निजता के अधिकार पे बोल दे कि हम नहीं देंगे डाटा, तो पुलिस पहचान कैसे करेगी दोस्तों, है ना। दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा गलत हुआ, मेरा ये कट गया, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो 10 का हो जाएगा बी, क्योंकि अब तीसरा ऑप्शन भी सही है कि डेटा एक बार अगर आप कलेक्ट कर लिया जाएगा तो उसको डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सरकार जो है 75 साल तक रख सकती है। समझ में? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन मद्रास एज ए ब्रांच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक, वो बना था कहाँ पे? मद्रास में। तो बोल रहा है उसके पहले वो किसका ब्रांच था, ठीक है, किसका वो ब्रांच था, किसकी वो शाखा थी, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता, भी ये इतना छोटा छोटा चीज़ कौन जानता है दोस्तों, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, है ना, बहुत पुराना भी चीज़ है। तो देखिए, अच्छा ये ऑप्शन क्यों यूपीएससी दिया होगा, इतना लंबा सा ऑप्शन, बताइए क्यों दिया होगा? इसका मतलब ये आंसर होगा तभी ना। क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता है, नहीं पता है तो आप लॉजिक लगाइए, भैया ये इतना बड़ा ऑप्शन क्यों दिया होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही आंसर होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक। ये ब्लाइंड गेस नहीं है कि अंधा में अकड़ वकड़ बम्बे बो करके मार दिए, ये लॉजिक है दोस्तों, और ये लॉजिक जनरली सही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 11 का होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ किताब का नाम दिया है और दूसरा तरफ उसका लेखक दिया हुआ है। बोल रहा है सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत, ये जो किताब का नाम है कि ब्रिटेन का जब शासन था तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब आर्थिक पहलू, ठीक है। तो बोला जी सुब्रमण्यम अय्यर लिखा है। तीसरा द प्रोवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया पृथ्वी चंद्र रे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इन तीनों में सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। क्या कभी भी आपने ये वाला चीज़ पढ़ा है कि उसने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है? नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसने लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेंगे? इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो जैसे ही आपने तीसरा हटाया, हमको करेक्ट पूछा है, तो हमारा ये और ये सही होगा। इसका मतलब दो सही है, क्योंकि दो दोनों में है। इकोनॉमिक हिस्ट्री प्रॉब्लम इन इंडिया पृथ्वी चंद्र रे, और ये उतना फेमस पर्सनालिटी नहीं है, इसका मतलब हो सकता है लिखा होगा। याद रखिएगा, हिस्ट्री का जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, अगर आपको पता है कि फलाना चीज़ जो है सही है या वो चीज़ वो किया है, तो तब उसको आप सही मानिए। लेकिन अगर नहीं पता है और गेस करना है, तो याद रखिएगा हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो करेक्ट होता है, ठीक। तो फेमस पर्सनालिटी का तो हमको जानना ही है भाई। कोई कानून है फेमस, ऐसे लिट्टन के बारे में, रिपन के बारे में, गोखले के बारे में, गांधी के बारे में, कुछ इस टाइप का है, तो उसको आप देखिएगा, एलिमिनेट करिएगा कि भैया हो सकता है ये वो फेमस पर्सनालिटी है, तो वो वाला चीज़ नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि उसके बारे में तो आप डिटेल में स्पेक्ट्रम में या हर किसी बुक में दिया होगा। लेकिन जो चुन्नू मुन्नू है, पृथ्वी चंद्र रे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बारे में आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, उसका आपको लॉजिक लगाना है कि हाँ हो सकता है ये किए होंगे, ठीक। तो 1 और 2 मेरा लॉजिक के आधार पर सही है। इसका आंसर होगा दोस्तों 12 का ए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक और किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बताइए तो उसको किस फेमस पर्सनैलिटी ने लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशंस और कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। बोल रहा है ब्रिटेन के समय में जो शिक्षा का विकास हो रहा था, तो उसके लिए कुछ कमीशन, कुछ आयोग बनाया गया था। तो कुछ आयोग का नाम दिया गया है, इनको हमको क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम, मतलब कौन पहले आया फिर कौन बाद आया, उसके आधार पे सजाना है, लिखना है। तो देखिए, आपको पता है हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक, ये आपको पता है लॉर्ड किसके समय में आया था दोस्तों? रिपन के टाइम आया था। और रिपन का कार्यकाल कितना था? 1880 से 84। इसका मतलब ये आया था कब? 1800, उसी के बीच में आया था, तो आया था 1882 में, ठीक। सैडलर कमीशन आयोग, ठीक है, ये दोस्तों आया था सैडलर आयोग, ये आपका आया था जो 1917 में, ठीक है। मतलब जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। उसके पहले आया था सैडलर। ऐसे याद कर सकते हैं कि जालियांवाला बाग के कारण जो था लोग सैड थे तो सैडलर, और सैडलर जस्ट उसके पहले, ऐसे याद कर लीजिए कुछ, ठीक। हार्टोग कमीशन जो आया था, ये आया था 1929 में। 1929 में क्या हुआ था दोस्तों? लाहौर सेशन। तो याद करिए, लाहौर सेशन में इंडिया जो है हाथ धो के ब्रिटेन के पीछे पड़ा था कि हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आज़ादी। तो हार्टोग से आप कर लीजिए, हाथ धो के कौन पड़ा था? इंडिया। तो हार्टोग आया कब आया? ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने का, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हार्टोग कमीशन 1929, नहीं तो आप ट्रिक लगा लीजिए कि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस डिमांड किया था, भैया हाथ धो के पड़ा था ब्रिटेन के पीछे कि हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो था 1929 में याद कर दिएगा।
उसके बाद सैडलर को मैंने बता दिया कि जो है जालियांवाला बाग के कारण उदास थे, तो सैड थे, तो उसके आधार पर 1917 और ये था 1882। तो जो कालानुक्रम है तो हंटर पहले, फिर सैड, फिर हार्ट। ठीक, तो 1 2 3। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। हंटर ने जब सैड कर दिया, हंटर ने जब किसी का शिकार कर दिया तो वो उदास हो गया, जिसका शिकार हो गया उसके फैमिली वाले, और उसका हार्ट टूट गया। ऐसे करके कुछ याद कर लिए। ठीक है, तो अगला है विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक, विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है 1809 में, देखिए संधि किसका हुआ, अमृतसर का संधि। तो अमृतसर कहाँ है दोस्तों, पंजाब में। ठीक, 1809। बोल रहा है इट वॉज साइन बिटवीन द महाराजा रंजीत सिंह और पंजाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि रंजीत सिंह जो है फेमस राजा थे पंजाब के, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ठीक है, कहीं ना कहीं लॉजिक लग भी रहा है, 1809 में हो सकता है साइन हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, द ट्रीटी डिमार्केटेड द रिवर सतलुज एट द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश एंड द स्टेट ऑफ पंजाब। बोल रहा है इस संधि ने जो सतलुज नदी थी उसको एक बाउंड्री बना दिया। एक तरफ बोल दिया कि पंजाब का एरिया है, और दूसरे तरफ बोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इंडिया का एरिया है, ब्रिटेन का जिसका अंडर था। तो क्या बोला गया कि पंजाब जो है इधर क्रॉस नहीं करेगा सतलुज नदी के इधर, और ब्रिटेन जो है सतलुज नदी को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा इस संधि में, ताकि दोनों अपना अपना एरिया में काम करे। और पता है आपको रंजीत सिंह बहुत क्या थे, पावरफुल थे, तो उन्होंने इस संधि को साइन किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा लगभग लॉजिक के आधार पे सही लग रहा है। ठीक है, सतलुज नदी जो है आपका पंजाब में एरिया में बहती है दोस्तों, और पंजाब मतलब अभी का पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला भी पंजाब। ठीक है, बोल रहा है तीसरा, द स्टेट ऑफ पंजाब वाज फोर्स टू एक्सेप्ट ए परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट एट द रॉयल कोर्ट ऑफ पंजाब। बोल रहा है पंजाब के शाही दरबार में फोर्स किया गया, किसको, पंजाब को फोर्स किया गया, उस पर उसको ज़बरदस्ती बोला गया कि भैया तुम जो है ना एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट अपने कोर्ट में रखो। मतलब ब्रिटिश रेसिडेंट मतलब ब्रिटेन का एक ग्रुप मेंबर लोग जो है राजा के दरबार में रहेंगे, किसके, रंजीत सिंह में, और बोले और जो भी है सब चीज़ देखे रखेंगे, और जो भी चुगली करेंगे किसको, कि ब्रिटेन को बताएंगे, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखिए राजा भी यही सोच रहा है। ठीक, तो ये वाला चीज़ दोस्तों कब होता है कि उसको फोर्स किया गया, ये तब होता है जब राजा कमज़ोर होता है, तभी ना हम किसी को फोर्स करेंगे। आप जाकर अभी मोदी को फोर्स कर दीजिएगा, नहीं करिएगा। आप मनमोहन सिंह को फोर्स कर सकते थे ना उस समय, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा वीक प्राइम मिनिस्टर माना जाते थे उस समय। ठीक है, क्योंकि वो खुद चुन के तो नहीं आए थे, वो उनका जो है कांग्रेस ने खड़ा किया था, लेकिन मोदी खुद के चुन के आया है, तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते भैया ये करो। ठीक है, तो जब कमज़ोर राजा होगा तो उसको आप फोर्स कर सकते हैं, लेकिन रंजीत सिंह कमज़ोर थे क्या, नहीं, तो फोर्स उसको थोड़ी घंटा करेगा फोर्स अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज का पावर थोड़ी है। फोर्स कब किया, जब रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई दोस्तों ना, उसके बाद 1843 के आसपास जब उनकी मृत्यु हो गई 1839 में, तब जो है फोर्स किया गया, उनका जो भी बेटा था उनको अंग्रेज फोर्स किया, उनको पता था अंग्रेज को कि ये जो था अब जो है मजबूत नहीं है रंजीत सिंह के जैसा उसका बेटा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो तब बोला कि तुम ब्रिटिश रेसिडेंट रखो, नहीं तो तुमको जो है कूटेंगे धर के, तब बोला। रंजीत सिंह के पास हिम्मत, रंजीत सिंह के सामने उसकी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि उनको फोर्स करे, तो हमारा ये गलत है। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो 1 और 2 होगा, इसलिए 14 का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो बोल रहा है यूनेस्को का जो इंटेंजिबल मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, उसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो बोल रहा है दुर्गा पूजा, संकीर्तना, गरबा और कुंभ मेला। तो आपको पता है संकीर्तना जो है दोस्तों वो मणिपुर का डांस है ना, मणिपुर का क्या है दोस्तों, डांस, जिसमें ड्रम वरम पीटा जाता है, ये सब है। ठीक है, ये लोग वैष्णव धर्म को जो मानने वाले हैं वो करते हैं संकीर्तन, अब नाम ही है कीर्तन। ठीक है, दुर्गा पूजा आपको पता है बंगाल के लिए दुर्गा पूजा को, कोलकाता का, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो दोस्तों शामिल कर दिया गया। ठीक, उसके बाद हमारा गरबा, दोस्तों गरबा कहाँ के दोस्तों, गुजरात का गरबा जो है इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, याद रहा। कुंभ मेला तो है दोस्तों, इतना फेमस चीज़ है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कुंभ मेला जो है साल में कितने साल में होता है, और महाकुंभ कब होता है ये बताइएगा। ठीक है, तो कुंभ मेला भी है दोस्तों, गरबा नहीं है, तो गरबा जैसे ही नहीं है तो तीसरा ऑप्शन ऐसे ही गया, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का डी। तो दोस्तों आज जो हम लोग डीपीपी में 15 क्वेश्चन को देखे, तो देख रहे होंगे आप कि क्वेश्चन को नॉलेज के आधार, नॉलेज का, ज्ञान का तो उपयोग होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ट्रिक्स और हैक्स का भी यूज होता है। यूपीएससी क्वेश्चन इसी टाइप का सेट करता है। आपको जो है 100 क्वेश्चन में आपको जो है 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों, मतलब समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि नॉलेज मेरा सिर्फ 40 क्वेश्चन में ही लगेगा, लेकिन आपको लाना है इसको कितना इसको सॉल्व करना है दोस्तों, बढ़ाना है 40 से लेकर कितना करना है 60 से 65, तभी आपका कट ऑफ क्रॉस होगा।
क्योंकि कुछ आप नेगेटिव भी करेंगे। आपको लाना है 100 से 105 नंबर। वो तभी आएगा जब आपका 60 क्वेश्चन सही हो और 30 अगर गलत भी हो जाता है, ठीक है, अगर आप 90 अटैम्प्ट करते हैं, 60 सही और 30 गलत हो, तो आपका जो है 100 नंबर आराम से आ जाएगा। क्योंकि 30 क्वेश्चन गलत होगा तो इसका आपका 10 क्वेश्चन कटे आएगा, तो 60 आपका सही है, तो 60 - 10 बराबर 50, ठीक है। 60 - 10 बराबर क्या, 50। तो 50 क्वेश्चन सही है, मतलब 100 नंबर, तो आराम से कट ऑफ क्रॉस। वो तभी होगा जब आप जो है नॉलेज, ट्रिक और लॉजिक का यूज करेंगे, क्योंकि नॉलेज के आधार पे मात्र आप सिर्फ 40 क्वेश्चन के आसपास आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी चीज़ अप्लाई करके ही पीटी निकलेगा, और ये आपको एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको मेरे साथ जो है दोस्तों पूरा बना रहना पड़ेगा 25 मई तक। तब आपको जो है पूरा दिमाग उसी तरह मेरे टाइप काम करेगा और आसानी से आप करेक्ट कर लेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे टाइप, क्योंकि मैंने दोस्तों यूपीएससी का मेंस 2020 में दिया है, मतलब प्रीलिम्स में निकाला होगा। यूपीपीसीएस का मेंस मैंने 2021 में दिया, मैंने प्रीलिम्स निकाला होगा। ईपीएफओ का जो यूपीएससी एग्जाम लेता है उसमें मैं सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, मतलब प्रीलिम्स निकाला होगा तभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको देखेंगे एक भी कोई भी चीज़ प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जीरो आईएएस के चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉक टेस्ट का, आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ लक्ष्मीकांत का बना हुआ है, मृणाल के इकोनॉमिक का बना हुआ है, ठीक है, सीसैट का बना हुआ है। सब चीज़ आपको टाइम बेसिस पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों। आप देख रहे थे जीरो आईएएस का चैनल विद राहुल बर्नवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई, ठीक है, जो आपके सुख का और आपका जो सफलता का कामना करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे फ्रेंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में।